है, शांति है, शांति है। ओम। वैशेषिक दर्शन की कक्षा में हम 9वें अध्याय के दूसरे आहनिक के 5 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछनी हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी बोले। नमस्कार महोदय। जी नमस्ते। महोदय, मैं ये जानना चाहती थी कि बस केवल एक अध्याय रहता है इसका, तो ये शीघ्र ही खत्म हो जाएगा वैशेषिक दर्शन? इसके बाद आप क्या आरंभ करेंगे? पुस्तक हम पहले ही एडवांस में मंगवा लेते हैं, बता दीजिए, क्योंकि शुरू का फिर निकल जाता है। जी जी, इसकी सूचना वैसे दे दी गई थी पहले भी। न्याय दर्शन आरंभ करेंगे हम्म। और न्याय दर्शन की पुस्तक जो है वो दर्शन योग महाविद्यालय दर्शन योग धाम लाकरोड़ा से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। न्याय दर्शन की पुस्तक तो उसमें वत्स्यायन भाष्य सहित वो पुस्तक है, तो उसको ले सकते हैं और वो प्रारंभ करेंगे। तो उसको सभी ले सकते हैं, उसकी सूचना भी भिजवा दूंगा मैं। जी, तो आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। प्रणाम आचार्य जी। मेरे पास में एक डॉक्टर उदयवीर शास्त्री जी वाला भाष्य है, वो चलेगा? जी, वो केवल आर्य भाषा में है, उसमें वात्स्यायन भाष्य संस्कृत भाष्य नहीं है। तो हम वात्स्यायन भाष्य पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा सा आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा सभी को कि उसमें संस्कृत भाषा इतनी सरल नहीं है जैसी यहाँ पर है। बहुत अधिक समास हैं, बहुत अधिक संधियां हैं। तो भाई जुड़ने को तो सभी जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु अ, संस्कृत भाषा पे भी पकड़ बनाने के लिए प्रयास सभी को करना चाहिए। कम से कम रचनानुवाद कौमुदी जो है, चाहे प्रारंभिक चाहे मध्यम वाली, उसकी सभी चीजें बहुत अच्छे से की हुई होनी चाहिए। तो उसमें जो कुछ नियम लगते हैं वो नियम संधि के, समास के और अन्य भी, प्रत्यय इत्यादि, वाक्य रचना इत्यादि, वो सब वहां पर है। और उनका अभ्यास हो जाने से फिर आसानी से संस्कृत भाषा समझ में आने लगती है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखें कि अगर आपका नहीं है तो, ये नहीं किया हुआ है तो संस्कृत भाषा में कम से कम वो जो भी कक्षा चल रही हो या आपने की हो तो उसकी आवृत्ति कर लें। अगर आपने पढ़ लिया है तो प्रयास करें अपने परिवार में किसी को लेके बैठें, पढ़ा दें उसको। जो ना आए तो पूछ लें। तो उससे क्या होगा कि आपको अभ्यास हो जाएगा, संस्कृत भाषा ध्यान में रहेगी। क्या समास है, क्या संधि किस प्रकार से खुलती है, किस तरह से उसको करते हैं, किस प्रकार के प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, कैसे क्रियापद हैं, कौन से क्रियापद हैं, कौन से सुबंत हैं, नाम शब्द हैं। ये सब बातें वहां से आपको ध्यान में आ जाएंगी। क्रियापद के जो रूप होते हैं वो आप देख लेंगे, रूप ध्यान में आ जाएंगे। 10 लकार के वहां पर दिए हुए हैं मध्यम वाली रचनानुवाद कौमुदी में, है ना ये। और ऐसे ही जो शब्द रूप हैं वो आपको बहुत प्रकार के आने चाहिए। तो उससे क्या है, शब्दों की पहचान होती है। रूप आते हैं तो शब्दों की पहचान हो जाती है, कौन सी विभक्ति है, तो अर्थ करने में सरलता हो जाती है, अर्थ समझ में आ जाता है। तो जो इस प्रकार का कार्य है, सभी से निवेदन है कि कृपया करें, क्योंकि देखिए
संस्कृत भाषा जाननी तो आवश्यक है ही, अनिवार्य है। इसके बिना कुछ भी नहीं आएगा समझ में। सिद्धांत थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पर वो स्थिर नहीं होगा जब तक पढ़ना पढ़ाना नहीं करेंगे, तो सिद्धांत स्थिर नहीं हो पाता है। और अनेक बार पढ़ने पढ़ाने के बाद न्याय दर्शन में थोड़ी बहुत गति होती है। न्याय दर्शन जब तक खाली पढ़ लेंगे तब भी, शंका समाधान भी कर लेंगे तब भी बहुत गति नहीं हो पाएगी। पढ़ाना पड़ेगा आपको, तब न्याय दर्शन समझ में भी आएगा, उसका प्रयोग कर पाएंगे आप व्यवहार में। तो इसलिए पढ़ाना आवश्यक है किसी भी विषय का, तब आप उसका कुछ कर सकते हैं। अन्य दर्शनों में भी यही बात है कि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं उसको, तब तक बुद्धि उसमें खुलेगी भी नहीं, बहुत कठिन होगा। इसलिए जो भी दर्शन है, अब जैसे सांख्य दर्शन है तो सरल भाष्य स्वामी ब्रह्म मुनि जी का वही पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा अन्य उपलब्ध नहीं है ज्यादा, तो सरल भाष्य है। इसको अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा है उसको पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, संस्कृत भाषा सहित पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जहां पर अपेक्षित हो वहां मार्गदर्शन लें, पूछें, संदेश भेजें, ऐसा है ना जी। तो इस प्रकार से प्रयासरत रहेंगे तब विद्या बढ़ेगी। खाली सुनते रहने से थोड़ा बहुत लाभ होता है, पर विशेष लाभ विद्या का वे ही उठा पाते हैं जिनको विद्या का अभ्यास होता है। विद्या का अभ्यास पढ़ने से भी होता है, पढ़ाने से भी होता है। पढ़ाने से 10 गुना अधिक अभ्यास होता है पढ़ने की अपेक्षा। मतलब आप 10 बार पढ़ेंगे और 1 बार पढ़ाएंगे, लगभग एक बराबर आप मान के चलिए। तो इसलिए इसका अवसर, अब आप ये सोचें कि गुरुकुल क्रांति में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, तो यहाँ पर अ, बहुत परीक्षण करके तब आपको पढ़ाने का अवसर मिल पाएगा। इसको आपको व्यक्तिगत स्तर पे करना पड़ेगा और सहायता लीजिए आप, है ना जी। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि उन्नति करनी सभी का आवश्यक है। खाली सुनते रहने से थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने से फिर उसके बाद में विद्या व्यवहार में आने योग्य हो जाती है। इतनी उसमें गति हो जाती है, वो विद्या इतनी समझ में आती है, याद भी रहती है, कि फिर उसको व्यवहार में व्यक्ति ला सकता है। तो ये इसीलिए दूसरी बार भी पढ़ाया है वैशेषिक दर्शन को, कि इसमें ये बहुत सरल भाष्य है। आप ये मान लीजिए इसमें कुछ भी विशेष कठिनाई नहीं है, बड़े सामान्य शब्द हैं, बिल्कुल सामान्य वाक्य रचना है। न्याय दर्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगेगा जिन लोगों को संस्कृत में कुछ विशेष नहीं गति है, जो परिश्रम नहीं किया है। तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि संस्कृत भाषा को करने के लिए, पढ़ने के लिए 2 कार्य। एक तो पहला, रचनानुवाद कौमुदी को अच्छी प्रकार से उसके अनुवाद हैं, उसके अन्य जो भी चीजें दे रखी हैं, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि सभी, उनको अच्छी प्रकार से, उनके नियमों को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखें, उनका प्रयोग करें वाक्यों में। दूसरा, साहित्य में उसका प्रयोग करें। तो साहित्य हम दर्शन पढ़ ही रहे हैं, हमने सांख्य दर्शन पढ़ लिया, हमने योग दर्शन पढ़ लिया, हमने वैशेषिक दर्शन 1 बार पढ़ लिया, बाकी चीजें 2-2 बार पढ़ चुके हैं हम। ये सांख्य दर्शन भी 2 बार हो गया, या योग दर्शन भी 2 बार हो गया, ये वैशेषिक दर्शन दूसरी बार होने वाला है पूरा, है ना जी। तो इसमें आपका अपना प्रयास बहुत आवश्यक है, और उसके लिए आप सहयोग ले सकते हैं। मैं आपका सहयोग करूंगा, जहां पर भी अपने स्तर पे कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े स्तर पे कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें गुणवत्ता को जिसको कहते हैं ना, मेंटेन करने का भी अधिक ध्यान रखना पड़ता है।
अन्यथा स्तर गिर जाने से फिर विद्या का महत्व गिर जाता है। इस बात को मैं समझता हूँ सभी समझते होंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर कठोरता है गुरुकुल क्रांति के मंच से, उसको ध्यान में रखा जाता है, गुणवत्ता जिससे बहुत अच्छी बनी रहे। तो लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे तो आप कर ही सकते हैं भाई, परिवार में है, आस पड़ोस में है, कौन रुचि वाले लोग हैं उनको अपने घर में रख लीजिए। कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बोर्ड लगाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, आप स्वयं पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा करेंगे तो अब आपको जब पढ़ाना होगा तो आपको विवश होना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। मुझे पढ़ाना है तो मुझे पाठ पढ़ना है, इतना पढ़ा दूं मैं, कम से कम आज इतना तो मैं पढ़ाई दूं, तो मैं इतना तैयार कर लूं। तैयार कर लूं तो अब मुझे एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, विभक्ति पता होनी चाहिए, कहीं संधि हो रही तो संधि कैसे खुलेगी पता होनी चाहिए, फिर वाक्य का वाक्य की पंक्ति कैसे लगानी है मैं लगा सकूं, फिर उसमें से सिद्धांत क्या आ रहा है वो सिद्धांत मेरा अपना समझा हुआ हो और फिर मैं समझा भी सकूं। तो इतनी बातें अगर हम कर लेंगे तो हम दर्शन पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने में आपको जो सहायता चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूं आपकी सहायता करने के लिए, लेकिन आपको व्यक्तिगत मंच अपने लिए स्वयं बनाना पड़ेगा, अपने स्तर पर अपने घर में रुचि वाले दो एक लोगों को खोज लीजिए। एक भी व्यक्ति मिल जाए, आप 10 को खोजिए, एक भी मिल जाएगा, बस आपका बेड़ा पार हो जाना है एक ही व्यक्ति से। क्योंकि एक बार आपने पढ़ा लिया तो आपको कैसे करना है वो आपको आइडिया आ जाएगा, आपकी समझ बन जाएगी। और फिर आप जब इस स्तर पे होंगे, गुरुकुल क्रांति में परीक्षण भी होगा, तो हो सकता है यहाँ पर भी अवसर मिले। ये थोड़ा सा हम लोग इस पे अधिक ध्यान देते हैं कि किसी प्रकार से एक फिर भी एक स्तर बना रहे गुणवत्ता का, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए क्या है, गुणवत्ता बनाने के लिए भी तो व्यक्ति को प्रयत्न करने पड़ते हैं, वो प्रयत्न आपकी ओर से अपेक्षित हैं, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो वो प्रयत्न कैसे होंगे उसका सारा क्रम है, उसके लिए कक्षाएं चलती हैं, व्याकरण की भी कक्षा चलती है। तो हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पढ़ा भी रहे हैं, फिर वो उन्होंने गुणवत्ता भी कुछ बना के रखने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। ऐसे भाई बहन भी हैं। तो इसलिए ऐसे ही अपने को भी करना है। और एक बात हमको हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कार्य जितना जितना आगे बढ़ता जाता है, कोई भी कार्य हो, उसमें प्रतिस्पर्धा अधिक होती जाती है, गुणवत्ता महत्व अधिक रखने लगती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आरंभ में तो हमें जो व्यक्ति मिले, जो जिन्होंने रुचि दिखाई, हमने उनको अनुमति दी, उनको प्रयास किया, उनको टोकते रहे कि भाई ऐसे करो, सुधार करो, इसमें करो, ऐसे करो। और फिर उन्होंने उनमें से जो बढ़िया थे, उन्होंने गुणवत्ता को मेंटेन किया और वो उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे सुधार किए, तो वो एक स्तर पे आ गए। तो अब हमको उस स्तर पे चाहिए व्यक्ति कम से कम, कि इतने स्तर का व्यक्ति तो हो हमारे पास में। तो अब क्या है, प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी बढ़ गई और आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ जाएगी। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धा के उन्नति ही नहीं होती है। आप देखते हैं कि ये जो 70 का दशक था, 70-80, वहां पर जो जिन लोगों ने सरकारी शिक्षण विभाग में सरकारी नौकरियां प्राप्त की, उनकी योग्यता का स्तर कम भी होता था तब भी उनको सर्विस मिल जाती थी। परंतु आप उसके बाद में आज देख लीजिए, 2020 वाला दशक,
कितनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। क्यों है प्रतिस्पर्धा? उसका कारण ही यही है कि जितना जितना उन्नति होती जाएगी उतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जाती है। ये एक नियम है, ये सर्वत्र है। तो इसलिए, और उससे उन्नति होती है सभी की, इसलिए गुणवत्ता बढ़ाना ये अपने सब लोगों का कर्तव्य भी है। उससे अपनी उन्नति भी होती है। तो ये एक मेरा निवेदन सभी से है कि मैं बार बार जो है, पहले भी जब भी पढ़ाना आरंभ करता हूं तब भी ये मैं स्पष्ट रूप से सभी से निवेदन करता हूं कि भाई आपको केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना है। ऐसे जब आप पढ़ेंगे तब आपकी उन्नति विशेष होगी। कि मुझे पढ़ाना है तो मैं, मुझे कोई चीज, कोई शब्द रह रहा है तो मैं उसको पूछ लूं, या कोई पंक्ति नहीं लग रही है तो मैं पूछ लूं। तो ऐसे जब करते हैं तो, और उसको नोट करते जाते हैं हम। मैं तो अपनी पुस्तक में हमारे को, हमारे आचार्य जी ने कच्ची पेंसिल से लिखने का जो है वो दे रखा थी, अनुमति दे रखी थी। तो हम अपनी पुस्तक में, मैं आपको पढ़ाता हूँ, उससे मुझे सहायता मिलती है। अभी तक मैंने जो नोट किया हुआ है वो मैंने कहीं कहीं जहां मुझे कुछ कठिनाई आती है वहीं पर मैंने नोट किया हुआ है वो, और मैं उसको देखकर आपको पढ़ाता हूँ। वहां सिद्धांत में कहीं पर स्पष्टता नहीं है, वहां पर सिद्धांतिक बात छोटी सी नोट लगा लिया, जिससे मैं पढ़ाऊं तो मुझे वो बात सही सही स्पष्ट रूप से मैं वही बात बता सकूं जो गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुई है। बिगाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीका है, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया, तो हम उसी ढंग से आपको भी बताते हैं कि भाई आप नोट करो, कहीं ना कहीं उसमें कोई संकेत नोट करो। अगर आप पुस्तक में नहीं लिखना चाहते, अपने अलग नोट्स बनाओ, कैसे भी करो, लेकिन हमको एक गुणवत्ता को लेकर चलना है, उसको मेंटेन करना है, हमको उसको बनाकर रखना है। वो जो एक गुरु परंपरा से जो हमने सीखा है वो ज्यों के त्यों आगे जाना चाहिए। उसमें कुछ उत्तमता तो आ जाए, कमी ना आने पाए, तब जाके जो हम अपनी जो ये वैदिक संस्कृति है उसका उत्थान देख पाएंगे, उसमें हम कारण बन पाएंगे। तो ये कुछ बात ऐसी आ गई तो मैंने थोड़ा सा आपके सामने ये सब बातें भी रख दी। तो और कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। महोदय, बस मैं ये कहना चाहती थी कि न्याय दर्शन के लिए जो बताया है ना आपने, वो हमें कहाँ से मंगवाना है, कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, ये ग्रुप में या हमारी हाँ ठीक हिमांशु है, जी या जी जी कोई जी भी भिजवा हमको देंगे, भिजवा। दोबारा हाँ भिजवा जी, देंगे, बिल्कुल हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, बस जी भिजवा स्पष्टीकरण हो देंगे, जाएगा हमारा अच्छी तरह जी से। अवश्य। तो बहन रिया जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कृपया वे इस कार्य को जी करवा जी देंगे। गुरु जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। मैं डाल दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। तो अब हम देख रहे थे यहाँ पर, प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम साधनम च त्रिविधम ज्ञानम उक्त्वा स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्य। तो अब यहाँ पर प्रात्यक्षिक, आनुमानिक और शाब्दिक, ये तीन प्रकार का ज्ञान कहकर अब स्मार्त ज्ञान के विषय को प्रदर्शित करते हैं आचार्य कणाद जी। तो छठा सूत्र है, आत्म मनसोह संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति ही। स्मृति कैसे होती है उसका यहाँ पर बताया गया है। तो कहते हैं आत्मा, मन, आत्मा और मन के विशेष संयोग और संस्कार से स्मृत्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, स्मृति वाला ज्ञान उत्पन्न होता है।
हम देखते भी हैं कि कोई चीज याद नहीं आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, पूरी एकाग्रता से एकदम से बैठ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आत्मा और मन का विशेष संयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस संयोग विशेष के साथ में वो संस्कार आ जाता है ना। तो उस संस्कार के आ जाने से फिर हमें स्मृति हो जाती है। कल्पना कीजिए कहीं पर कुछ बाहर से आवाजें आ रही हैं, तो उन आवाजों के कारण से क्या होता है, एकाग्रता नहीं बन पाती है, तो हम क्या करते हैं, कान बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें पूरी एकाग्रता चाहिए, कुछ किसी और हमारा ध्यान न भटके, ऐसा प्रयास करते हैं। और थोड़ी देर हम जैसे ही ध्यान करते हैं तो वो स्मृति हमें आ जाती है एकाग्रता करते ही। ऐसा हमने सबने ऐसा उपयोग प्रयोग किया होगा, निश्चित बात है। तो ये आत्मा और मन का संयोग विशेष है जिससे स्मृति हो रही है। तो आइए देखते हैं भाष्य। आत्म मनसो संयोग विशेषात को खोलते हैं। आत्मनो मनसश्च विशिष्ट संयोगात अव्यवहित संयोगात असमवायी कारणात। कह रहे हैं आत्मा और मन के विशिष्ट संयोगात विशेष संयोग से, अर्थात अव्यवहित संयोगात अर्थात उसमें कोई व्यवधान न हो, सीधा संपर्क होना चाहिए। मतलब केवल मन का ही संयोग हो। अब जैसे इंद्रियां बीच बीच में टपक जा रही हैं उसमें, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया, कान बंद कर लिए एकाग्रता करने के लिए। ऐसा करते हैं ना, आंख बंद कर ली एकाग्रता करने के लिए। तो हम वो सभी बाधाओं को हटा रहे हैं वहां पर एकाग्र होने के लिए। तो ये अव्यवहित संयोग है। इस संयोग से असमवायी कारणात, और असमवायी कारण से। तो असमवायी कारण क्या है, संयोग। संयोग हमेशा असमवायी कारण बनता है ना, जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र में तंतुओं का जो संयोग है वो असमवायी कारण है, तब वस्त्र का निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर भी जो संयोग विशेष है वो असमवायी कारण है। आत्मा का मन से विशेष प्रकार का संयोग, ये क्या है, असमवायी कारण है। इस असमवायी कारण के होने से, है ना जी, कारण के होने से कार्य होता है, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। तो असमवायी कारण भी प्रधान कारण है, मुख्य कारण है, उसके होने से ही कार्य होता है। तो ये असमवायी कारण है संयोग विशेष आत्मा और मन का। ठीक है। और समवायी कारण क्या है, स्वयं आत्मा और मन दोनों समवायी कारण है उस प्रकार के संयोग के। तो खैर यहाँ पर वो विषय नहीं है। असमवायी कारण जो संयोग है उससे आगे कहते हैं, पूर्वानुभूत वासनाम वासनामय प्रभावात निमित्तात अपि। तो कहते हैं कि पहले जो अनुभव किया जा चुका, की जा चुकी है ऐसी वासना, वासना किसे कहते हैं, संस्कार को ही कहते हैं। तो इस प्रकार का जो वासनामय प्रभाव है, अर्थात संस्कारों का जो प्रभाव है, संस्कार स्वरूप प्रभाव जो है,
पहले अनुभव किया गया है जो विषय, उसका क्या है, संस्कार बन गया और उस संस्कार का प्रभाव आ रहा है। तो ऐसे निमित्तात् अपि, ऐसे कारण से भी, तो दोनों कारण मिला दिए। पहला आत्मा और मन का विशेष संयोग जो है, और पहले जो अनुभव किए गई विषय, उनके जो संस्कार हैं उसके प्रभाव से, प्रभाव रूपी कारण से भी, कहते हैं स्मृति स्मार्तम ज्ञानम भवति, स्मरण होने वाला ज्ञान होता है। भाई अगर हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर रहे हैं या इंद्रियों के प्रत्यक्ष के माध्यम से लैंगिक ज्ञान कर रहे हैं, अनुमानिक ज्ञान कर रहे हैं, अथवा किसी आप्त पुरुष के शब्द सुन रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये तो इसमें प्रत्यक्ष मुख्य कारण है ना जी। अनुमानिक ज्ञान के लिए भी प्रत्यक्ष ही कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष तो होना ही चाहिए। ऐसे ही शब्द प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, वहां भी प्रत्यक्ष ही कारण है, क्योंकि शब्द भी आ रहा है तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है। शब्द शब्द का प्रत्यक्ष तो हो रहा है। अगर शब्द का प्रत्यक्ष भी ना हो तो शब्द प्रमाण भी कैसे पता चले, है ना। तो प्रत्यक्ष तो वहां कारण बन रहा है, लेकिन स्मृत्यात्मक ज्ञान में प्रत्यक्ष कारण नहीं। वो सीधा कारण नहीं है। कभी प्रत्यक्ष हुआ था, उसका जो संस्कार बन गया है, कभी अनुभव हुआ था, उसका जो संस्कार बन गया। तो प्रत्यक्ष जो है वो सीधा कारण नहीं है, परंपरा से कारण बन रहा है। पहले कभी प्रत्यक्ष हुआ था, लेकिन उसका संस्कार बन गया था, वो संस्कार यहाँ कारण बन रहा है। तो ऐसा स्मार्त ज्ञान होता है। समवायी कारणे खलु आत्मनि, समवायी कारण, ज्ञान का जो समवायी कारण है, वो ज्ञान का समवायी कारण तो आत्मा ही है, आत्मा में ही है। संयोग का समवायी कारण तो मन और आत्मा दोनों है, लेकिन ज्ञान का समवायी कारण, जो स्मार्त ज्ञान हो रहा है, उसका केवल आत्मा ही है। ठीक है जी। तो ये बात स्पष्ट हो गई। आगे देखते हैं। प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम स्मार्तमिति चतुर्विधम ज्ञानम तु, अरे समय हो गया, तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी, सर्व प्रणाम।